आज जो हम क्लिनिकल करने लगे हैं वो है किडनी यूरेटर्स एंड सुप्रारेनल ग्लैंड। और ये क्लिनिकल जो हैं ये सारे केएलएम 7th एडिशन में से हैं। पेज नंबर आपके सामने मैंने लिखा हुआ है 298। अगर आप 7th एडिशन केएलएम का खोलेंगे ग्रॉस एनाटमी का या क्लिनिकल एनाटमी का, तो उसमें आपको चैप्टर 2 एब्डोमेन के अंदर ये क्लिनिकल्स मिल जाएंगे। ये सारे क्लिनिकल्स हम डिटेल में नहीं करेंगे, कुछ चीजें जो है वो थर्ड ईयर में आप पढ़ेंगे एमबीबीएस में। तो जैसे इसमें पल्पेशन ऑफ किडनीज है, ये चीज आप लोगों ने जब पल्पेट करनी है अपने बेड साइड टेक्निक्स यूज करके, तो ये आप थर्ड ईयर में करेंगे। इसमें हम सिर्फ एनाटोमिकली इतना देख सकते हैं कि जो किडनीज हैं नॉर्मली इट्स ऑफन इनपैल्पेबल, पल्पेट करना मुश्किल होता है। लेकिन जो थिन लीन होते हैं पेशेंट्स या छोटे बच्चे होते हैं, उनमें ये पल्पेट हो जाती है। ज्यादातर इसका लोअर पोल जो होता है ना वो पल्पेट होता है। अगर इसको बीमारी में देखा जाए इन डिजीज कंडीशन, तो ऐसी किडनीज जो स्वोलन हो, जो ड्रॉप कर रही हो, नीचे की तरफ आ जाए, या उनमें कोई इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाए या ट्यूमर हो जाए, एट दैट मोमेंट वो पाल्पेबल होती है। और वो भी ज्यादातर होती हैं बैक साइड पे। ठीक है, क्योंकि ये रिट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के पास पड़ा हुआ है, तो पोस्टीरियरली ये ज्यादा इजीली पल्पेट की जा सकती हैं बीनीथ द 11 एंड 12 रिब्स। इसमें बस ये इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस थी। अच्छा, दूसरी है पेरीनेफ्रिक एब्सेस। पेरी मीन्स अराउंड, नेफ्रिक मीन्स किडनी, एब्सेस मीन्स कोलेक्शन ऑफ द पस। ये कब होती है? कि जब यूटीआई हो जाए, असेंडिंग या डिसेंडिंग, कोई भी ऐसी स्टेट जिसके अंदर यूरिनरी ट्रैक इन्वॉल्व हो जाए इन इन्फेक्शन, कोई भी कॉजेटिव एजेंट जो है, कोई भी पैथोजन जो है वो इन्वेड कर जाए, तो वहां पर वो क्या करता है कि जब उसको हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स और इम्यूनिटी सेल्स मारने के लिए जाते हैं, तो वो खुद भी डाई आउट हो जाते हैं, मर जाते हैं, जैसे साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स। ठीक है, तो जब वो मर जाते हैं तो उनकी वजह से वहां पर एक्यूमुलेशन ऑफ डेब्रीज होती है, जिसको हम पस बोलते हैं आम जबान में मेडिकली। तो वहां पर वो एक्यूमुलेट होती है, लोकलाइज होती है, और उसकी वजह से जो फेशिया है वो उसको रिस्ट्रिक्ट करता है कि ये पस जो है कहीं वेसल में ना चली जाए या किसी दूसरी साइड पे ना चली जाए, दूसरी किडनी में ना चली जाए। तो उसकी रीजन, उसकी वजह से किडनी का साइज जो है वो एनलार्ज हो जाता है। तो इससे हम कहते हैं पेरिनेफ्रिक एब्सेस, पस अराउंड द किडनीज। और अगर ये रप्चर हो जाए तो पस जो है वो एक साइड से दूसरी साइड के ऊपर भी जा सकती है इन द केस ऑफ एनी इंजरी टू द किडनी। अच्छा, तीसरी है नेफ्रोटोसिस। नेफ्रो मीन्स किडनी, टोसिस मीन्स ड्रॉपिंग या ड्रूपिंग। अब इसके अंदर थोड़ी सी आपने ना थोड़ी सी इसकी बेसिक सुननी है और मेरे साथ थोड़ा सा फोकस करना है जो मैं बात करने जा रहा हूँ। ड्रॉपिंग ऑफ द या ड्रूपिंग ऑफ द किडनी इनसाइड द पेल्विस, ठीक है, इनसाइड द एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी इज कॉल्ड नेफ्रोटोसिस। ये कैसे होती है? आपको पता कि किडनी की इतनी खास सपोर्ट नहीं है, ये हैंग की हुई एक स्ट्रक्चर है जिसके साथ ब्लड वेसल्स जो हैं वो अटैच हैं, और नीचे उसके यूरिटर निकल रहा है और जा रहा है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ठीक है, अब क्या होगा, किसी भी वजह से ड्यू टू एनी वीकनेस किडनी जो है वो ड्रॉप कर जाएगी इनसाइड फ्रॉम द एब्डोमेन टू द पेल्विस, नीचे गिर जाएगी। दूसरे नंबर के ऊपर एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं एक्टोपिक किडनी। एक्टोपिक किडनी का मतलब होता है कि डेवलपमेंट ही किडनी की ऐसी हुई है जो अपनी असल जगह पे नहीं है, वो पेल्विस में जाके डेवलप हुई। अब दोनों को क्लिनिकली हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं? क्लिनिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट आता है आपके पास, आप उसकी अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, आप उसकी सीटी स्कैनिंग करते हैं एब्डोमेन पेल्विस की, तो उसमें आप देखते हैं कि दो पेशेंट हैं, पेशेंट ए एंड पेशेंट बी। पेशेंट ए के अंदर किडनी जो है वो लेफ्ट साइड पे पेल्विस में पड़ी हुई है। उसके अलावा दूसरा पेशेंट देखते हैं, उसकी किडनी भी पेल्विस में पड़ी हुई है। नाउ हाउ यू विल डिफरेंशिएट दैट पेशेंट ए जो है वो नेफ्रोटोसिस का है और पेशेंट बी जो है वो एक्टोपिक किडनी का पेशेंट है। ये क्लिनिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस के अंदर ये पेशेंट आ जाते होते हैं, जो हम जैसे डॉक्टर्स को समटाइम्स टीज करते हैं क्लिनिकली, कि हम सोचने पे मजबूर होते हैं कि भाई ये इसकी एक्टोपिक किडनी है या नेफ्रोटोसिस हुआ हुआ है इसको। तो उसमें कुछ साइन सिम्टम्स भी होते हैं।
ठीक है, लेकिन हमने एनाटॉमिकली प्रूव के साथ ये बात करनी है। तो पहला प्रूफ ये होता है नेफ्रोटॉक्सिस का, यानी कि ड्रॉपिंग ऑफ द किडनी का, कि सुप्रारीनल ग्लैंड जो है वो किडनी के ऊपर अटैच तो है लेकिन वो सेपरेट है एक अपने फेशिया से। तो जब उस पेशेंट की किडनी नीचे ड्रॉप हो जाएगी तो सुप्रारीनल ग्लैंड अपनी जगह पे रहेगा, जबकि किडनी जो है वो नीचे ड्रॉप हो गिर चुकी होगी। दूसरा जो आपने मेन इंपॉर्टेंट साइन देखना है, एनाटॉमिकल साइन, वो आपने ये देखना है कि जो यूरेटर होता है वो उसकी जो लेंथ होती है वो नॉर्मल किडनी की लेंथ के जितनी ही होगी। जब किडनी नीचे गिर जाएगी तो वो जो यूरेटर था वो कॉइल्ड हो जाएगा। डेफिनेटली यूरेटर तो अनकॉइल्ड एक स्ट्रक्चर है, लॉन्ग ट्यूब है एक। जब किडनी गिर गई तो यूरेटर जो है वो इकट्ठा हो जाएगा, कॉइल्ड हो जाएगा और किंक हो जाएगा। कई जगह से उसके अंदर सुराख किंकिंग हो जाती है, किंग यानी मुड़ जाता है कई जगह से। अब दूसरी तरफ पेशेंट बी को हम देखते हैं, तो उसमें हम देखते हैं एक्टोपिक किडनी, उसको डायग्नोज करते हैं कैसे, ये कंजेनिटल मिसप्लेस्ड किडनी है। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि जो यूरेटर है उसकी लेंथ नॉर्मल होगी और उसके अंदर कॉइलिंग नहीं होगी, क्योंकि ब्लैडर से उसका डिस्टेंस थोड़ा है और वो बनी ही वहां पर है, तो उसके लिए उसको यूरेटर लंबा नहीं चाहिए था, तो वहां पर ही होगी। अब सबसे बड़ी इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि कैसे हम पेशेंट पे उसको बता सकेंगे, क्या उसको कह सकेंगे। उसके अंदर हम थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं कि जो सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स ऑफ इंटरमिटेड पेन इन द रीनल रीजन, पहला सिम्टम ये आया। ठीक है, रिलीव्ड बाय लाइंग डाउन एंड अपीयर टू रिजल्ट फ्रॉम द ट्रैक्शन ऑन द रीनल वेसल। ये होती है इसकी सबसे बड़ी निशानी, क्लिनिकल सिम्टोमेटिक निशानी के जिनकी किडनीज ड्रॉप हो चुकी होती हैं, उनको एक इंटरमिटेंट पेन चलती है रीनल रीजन में, ये लंबर रीजन में, जब इंसान स्टैंडिंग इरेक्ट पोजीशन में होता है। जब उसको लिटा देते हैं तो वो पेन जो है वो खत्म हो जाती है। और ये पेन क्यों होती थी कि जब पेशेंट स्टैंडिंग इरेक्ट था तो किडनी नीचे ड्रॉप हुई हुई थी, तो जो उसकी रीनल वेसल्स थी उसके ऊपर ट्रैक्शन आ रही थी, इस वजह से उसको पेन हो रही थी। जबकि एक्टोपिक किडनी वाले पेशेंट के साथ ऐसा कोई मामला नहीं होता। सो आई थिंक कि ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें एनाटॉमिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है रीनल ट्रांसप्लांटेशन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सेकेंड ईयर एमबीबीएस एज वेल एज आप क्लिनिशियन जब बनेंगे इंशाल्लाह, जब आप प्रैक्टिस में आएंगे तो रीनल ट्रांसप्लांटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके लिए, बिकॉज ऑफ हायर नंबर ऑफ केसेस। बहुत ज्यादा केस है रीनल ट्रांसप्लांट के। बहुत से लोगों ने रीनल ट्रांसप्लांट जो है वो पाकिस्तान में भी करवाया है और मुल्क से बाहर भी जाके करवाते हैं। तो ट्रांसप्लांट जो है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एनाटॉमिकल चीजें देखेंगे कि क्या होता है। एक होता है डोनर, एक होता है रिसिपिएंट। जो रिसिपिएंट है वो पेशेंट है आपका, जो डोनर है वो हेल्दी पर्सन है जिसने किडनी डोनेट की। उसकी एहतियात से हम किडनी की जो हाइलम है उसमें हम उसका रीनल यूरिटर, सॉरी यूरिटर भी निकाल लेते हैं, रीनल आर्टरीज एंड वेन्स भी निकाल लेते हैं। निकालने के बाद हम ये ट्रांसप्लांट करते हैं इन डोनर और इन रिसिपिएंट पेशेंट। अब रिसिपिएंट के अंदर क्या होगा और डोनर के अंदर क्या होगा कि द किडनी कैन बी रिमूव फ्रॉम द डोनर विदाउट डैमेजिंग द सुप्रारीनल ग्लैंड बिकॉज ऑफ द वीक सेप्टम ऑफ द रीनल, जहां पर लिखा फेशिया दैट सेपरेट्स द किडनी फ्रॉम दिस ग्लैंड। जिसने जिस पेशेंट जिस बंदे ने किडनी डोनेट करनी है वहां से सुप्रारीनल ग्लैंड हम रिमूव नहीं करते, क्योंकि उसका ग्लैंड है, उसका अलग फंक्शन है और वो सेपरेट चीज है, बस किडनी के अपर पोल पे पड़ेगी। किडनी निकाली अलोंग विद यूरेटर, रीनल रीनल जो वेसल्स हैं उसके साथ, और डोनर के रिसिपिएंट के अंदर हमने इसको इलिक फोसा में डाके इंड्यूस कर दिया, ट्रांसप्लांट कर दिया। ये मैं आपको इसकी तस्वीर दिखाता हूँ। ये आपको अब गूगल के ऊपर पिक्चर्स नजर आ रही हैं। ये रीनल ट्रांसप्लांट सर्जरी हो रही है और ये देखिए, अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये उसकी डिजीज किडनी है पेशेंट की, और ये उसकी ट्रांसप्लांटेड किडनी है। इसको अगर हम थोड़ा सा फोकस में करें तो देखें रीनल वेन के साथ रीनल वेन, रीनल आर्टरी, और ये देखें उसका किडनी का अपना यूरिटर जो है वो ब्लैडर के अंदर जाके सूचर कर दिया गया है। इसमें सबसे पहले जो चीज सूचर की जाती है ड्यूरिंग सर्जरी उसमें रीनल वेन,
ठीक है। उसके बाद रीनल आर्टरी, फिर जब रीनल आर्टरी की जाती है तो उसके थर्ड नंबर के ऊपर हम सूचर कर देते हैं, इसको एनास्टेमोसिस कर देते हैं इसके जो उसका यूरिटर है उसको। और पेशेंट जो है हम 48 आवर्स के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं कि उसका यूरिन आउटफ्लो शुरू हुआ कि नहीं हुआ, उसको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं और उसके 48 आवर्स के बाद हम फिर उसको क्या कहते हैं, ऐसी मेडिसिन देते हैं जिसकी वजह से टिश्यू रिजेक्शन ना हो सके। तो ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। 2 to 3 वीक्स के बाद जो है पेशेंट हमारा वो अपने ऑफिस वर्क को डील करना शुरू कर देता है। तो ये वन ऑफ द सक्सेसफुल सर्जरी है। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है ये क्रॉनिक रीनल फेलियर के वाले पेशेंट्स का, जिनको आईजीए नेफ्रोपैथी हो, आईजीजी नेफ्रोपैथी जिनको हुई हो, नेफ्रोपैथीज के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है ये। डायलिसिस से रीनल ट्रांसप्लांट इज स्टिल बेटर। अच्छा, अब एक क्लिनिकल आते हैं हमारे पास पेशेंट, मेरे पास स्कैनिंग के लिए भी आते हैं, रीनल सिस्ट के आते हैं। सिस्ट बनी होती है रीनल में। सिस्ट क्या होती है? फ्लूइड फिल्ड कैविटी। फ्लूइड फिल्ड कैविटी जो है किसी भी ऑर्गन में, सॉलिड ऑर्गन में आ जाए तो उसे हम कहते हैं सिस्ट। अब वो फ्लूइड क्लियर भी हो सकता है। क्लियर मीन्स कि उसमें सिर्फ और सिर्फ सीरस या सिर्फ और सिर्फ वाटर है। दूसरा हेमोरेजिक भी हो सकता है, उसमें ब्लड है। पस फील्ड भी हो सकता है, उसे हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी। तो 3 टाइप्स के सिस्ट होते हैं, हेमोरेजिक होते हैं, क्लियर होते हैं और इन्फ्लेमेटरी होते हैं, इन्फेक्शियस उसमें पास होती है। तो ये सिस्ट क्यों बनते हैं? बैक फ्लो ऑफ द यूरिन हुआ, वहां वो ट्रैप हो गया तो सिस्ट बना गया। ये तो एक नॉर्मल फिनोमेना है सिस्ट का। ओल्ड एज में वैसे सिस्ट समटाइम्स बन जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी डिजीज हैं कॉन्जेनिटल, जिसको हम कहते हैं एडल्ट पॉलीसिस्टिक डिजीज ऑफ द किडनी, जो रीनल फेलियर करवाती है। और ये इस पेशेंट का ब्लड प्रेशर बचपन से बहुत हाई जा रहा होता है। तो ये जो पेशेंट्स आपके पास आएंगे ना, यंग एडल्ट अक्सर आपके पास, जब आप इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे अपने क्लिनिक्स में, अपने हॉस्पिटल्स में, तो आप किसी पेशेंट को देखें ब्लड प्रेशर शूट कर रहा है तो लाजमी उसको अल्ट्रासोनोग्राफी फॉर किडनीज लाजमी भेजें। हो सकता है वो पेशेंट जो है वो एडल्ट पॉलीसिस्टिक डिजीज का पेशेंट हो, कि बड़ी यंग एज में उसका बीपी शूट कर रहा है। और वो कैसे दिखाई देती हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये तो एक सिंपल सिस्ट है। ये सिंपल सिस्ट है, ये मिड पोलर सिस्ट है, ये अपर पोल पे पड़ी हुई है, ये भी अपर पोलर सिस्ट है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये है एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज की डायग्राम, इमेज जो आप ये देख रहे हैं। तो ये बड़ा क्लियर कट अल्ट्रासोनोग्राफी में नजर आता है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा अल्ट्रासाउंड भी दिखाता हूँ। ये देखिए मिड पोलर सिस्ट कितनी, ये क्लियर सिस्ट है, ये लोअर पोल पे है, ये अपर पोल पे है। तो अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर आपको सिस्ट इस तरह की नजर आएगी आपको। ये देखिए, ये सिस्ट पड़ी हुई है। पूरा स्कैन इसमें हमें सिस्ट कैसे नजर आता है। तो ये थी आपकी रीनल सिस्ट। ये कंपैरिजन देख सकते हैं इसमें आप, कि नॉर्मल किडनी कैसी है और ये देखें इसकी सिस्ट एक निकली हुई है। तो सिस्ट आपको और भी ऑर्गन्स में मिलेंगी, जैसे ओवरीज में मिल सकती है सिस्ट आपको, ये सिस्ट आपको लिवर में मिल सकती है। तो कोई भी सॉलिड ऑर्गन हो तो वहां पे आपको ये सिस्ट जो है वो मिल जाती है। अब पेन इन पैरारीनल रीजन रीजन जो है ये आप खुद ही देख लीजिएगा, ठीक है। एसेसरी रीनल वेसल्स ये भी आप खुद ही देख लीजिएगा, क्योंकि ये एम्ब्रोलॉजी रेलेवेंट चीजें हैं, तो आप एम्ब्रोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे। अब एक क्लिनिकल आता है रीनल वेन इंट्रैपमेंट सिंड्रोम। ये लेफ्ट साइड पे ज्यादातर होता है कॉमन। वो कैसे होता है मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये है लेफ्ट रीनल वेन। इसके जरा रिलेशन देखिएगा, इसके एंटीरियरली गुजर रही है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, इसके इंफीरियरली गुजर रही है एब्डोमिनल एओर्टा, ठीक है। और इसके इंफीरियरली है थर्ड पार्ट ऑफ द डोडेनम, ये रीनल वेन है। समटाइम्स क्या होता है कि सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जो है वो एनगॉर्ज हो जाती है, बहुत ज्यादा इसमें से ब्लड फ्लो करता है, डायलेट होती है, तो इसको कंप्रेस कर देती है। जब इसमें से इतना ब्लड फ्लो हो रहा है तो डेफिनेटली एओर्टा में भी प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, तो ये इसको पीछे से कंप्रेस कर देता है। या बाद दफा थर्ड पार्ट ऑफ डोडेनम जो है वो इसको कंप्रेस कर देता है। तो कंप्रेशन की वजह से एक डिजीज होती है, उसे हम कहते हैं रीनल वेन एंट्रैपमेंट सिंड्रोम। अब इसके अंदर पेशेंट को क्या फील होगा? पेशेंट को पेन फील होगी, ठीक है, जहां पे उसकी किडनी पड़ी हुई है, नंबर 1। नंबर 2 क्या होगा? उसका यूरिन के अंदर ब्लड भी लॉस आ रहा होगा, ठीक है।
और प्रोटीन भी आ रही होगी। द सिंड्रोम में इंक्लूड हेमाचूरिया एंड प्रोटीनूरिया, ब्लड और प्रोटीन इन द यूरिन, एब्डोमिनल लेफ्ट फ्लैंक पेन, उसके साथ उसके एसोसिएटेड सिम्टम्स जो होते हैं नोजिया एंड वॉमिटिंग, ठीक है, इंडिकेटिंग द कंप्रेशन ऑफ द डोडेनम। और अगर मेल है तो उसके लेफ्ट टेस्टिकुलर पेन भी होगी जो रेफर्ड पेन कहलाती है। उसकी रीजन एक और है कि रिलेटेड टू द लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन ड्रेनिंग इनटू द लेफ्ट रीनल वेन प्रॉक्सिमल टू द कंप्रेशन। आपको पता है कि ये जो लेफ्ट रीनल वेन है इसके अंदर लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन ड्रेन करती है, जबकि राइट साइड पर लेफ्ट राइट टेस्टिकुलर वेन डायरेक्टली इंफीरियर वेना केवा में जाती है। तो चूंकि ये कोर्स इसका इनडायरेक्ट है तो वहां पर वेनस रिटर्न जो है वो कम हो जाएगा, बैकफ्लो आ जाएगा और वेरिकोसील्स हो जाएंगे, जो मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में पढ़ाई। अगर आप पिछली वीडियोस मेरे देखें तो उसमें मैंने आपको चीज पढ़ाई। अच्छा, अब कुछ चीजें और देख लेते हैं। कंजेनिटल एनोमलीज ऑफ द किडनीज एंड यूरेटर, ये चीजें आप जो इसकी एम्ब्रियोलॉजी है वो आप उसके उससे रेलेवेंट चीजें पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ थोड़ा सा डायग्राम में बता देता हूँ कि क्या क्या एनोमलीज हो सकती हैं। ये देखें, ये बाइफिड पेल्विस है, ये एक एनोमली है। इसमें पेल्विस जो है रीनल के वो दो हैं। उसके अलावा बाइफिड यूरेटर आपको मिल जाते हैं समटाइम्स, ये देखें। उसके अलावा आप ये देखें कि इस डायग्राम में भी आपको दो यूरेटर मिल रहे हैं रेडियोग्राफी में भी। तीसरी चीज क्या होती है, रिट्रोसिकल रिट्रोकेवल यूरेटर, ये वेना केवा के पीछे से जा रहा है ये यूरेटर, देन एंटीरियरली आ रहा है। जो ऑप्शन डी है ये वाला, फिगर नंबर डी, ये लोअर पोल जो है ये आपस में फ्यूज किए हुए होते हैं, सेपरेट नहीं होते, तो इन्हें कहते हैं हॉर्स शू किडनी। इसमें यूरेटर दो ही होंगे लेकिन किडनी जो है वो हॉर्स शू शेप हो जाएगी। वेसल्स इनकी दो दो ही हैं, ठीक है, रिनल वेसल्स भी इनकी दो दो हैं, लेकिन नीचे से लोअर पोल इनके फ्यूज हो गए हैं। और आखिरी चीज जो मैंने आपको बताई थी, एक्टोपिक किडनी, ये एक्टोपिक किडनी पड़ी हुई है अपनी जगह से हटके। तो इसका लेफ्ट यूरेटर देखें कैसे है, ये राइट यूरेटर ये नॉर्मल लेंथ का है, लेफ्ट यूरेटर शॉर्ट लेंथ का है। रिनल वेसल्स भी उसके नीचे डाउनवर्ड पड़ी हुई हैं। और फीमेल के अंदर क्या होता है कि ये किडनी समटाइम्स रप्चर हो जाती है जब प्रेगनेंसी होती है और वहां से बेबी को जब बॉर्न करना है, बर्थ देनी होती है सिजेरियन में या बाकियों में, तो ये किडनी जो है वो डैमेज हो जाती है। और समटाइम्स ये जो फिजिशियंस और हमारे सर्जन हैं वो समटाइम्स इसको एक इंट्रा पेल्विक ट्यूमर समझ के रिमूव कर देते हैं, ऐसा भी होता है, लेकिन ये होती है एक टॉपिक किडनी। तो ये बात जो है लिखी हुई, ये सारी की सारी आपकी इस बुक में लिखी हुई है, ठीक है, इन चैप्टर्स में लिखी हुई है। तो हमारा जो अब लास्ट टॉपिक है वो है जी किडनी स्टोन्स के बारे में, रीनल एंड यूरिटरी कैलकुलाई। कैलकुलाई मींस स्टोन्स। तो मैं ये आपको डायग्राम पे दिखा देता हूँ। ये जो कैलिसिस का एरिया है इसे हम कहते हैं माइनर कैलिक्स, ये वाली है मेजर कैलिक्स, ये है रीनल पेल्विस, ये है यूरिटर। स्टोन हमेशा जहां से यूरिन फ्लो कर रहा होता है वो वहां पे बनता है स्टोन। स्टोन हमें यहाँ कहीं बहुत कम, बहुत ही रेयर है कि यहाँ कहीं नजर आए, लेकिन स्टोन हमें ज्यादातर माइनर मेजर कैलिसिस में और रीनल पेल्विस और यूरिटर्स में नजर आता है। तो ये तो छोटे छोटे स्टोन्स है, स्मॉल स्टोन्स, कंक्रीशंस। ये है स्टैग हॉर्न स्टोन, ये देखें इसके हॉर्न्स बने हुए, ये फिक्स्ड होता है, ये मोबाइल होता है, ये समटाइम्स निकल जाते हैं अगर आप इन्हें मेडिकेशन अच्छी दें तो ये निकल जाते हैं। सॉल्ट्स के होते हैं ये, या ये कोलेस्ट्रॉल के होते हैं, या यूरिक एसिड के होते हैं, ये कैल्शियम के होते हैं, ऑक्सलेट्स के होते हैं, यूरिएट्स के, ये उनके स्टोन्स होते हैं ये वाले। तो इस तरह की अगर हम इसको थोड़ी सी मेडिकल थेरेपी दें तो समटाइम्स स्टोन जो है पास कर जाता है। जो स्टैग हॉर्न स्टोन है ये फिक्स्ड होता है, ये हम या तो ESWL यानी कि लिथोट्रिप्सी जिसे हम कहते हैं लेजर, उससे हम इसको तोड़ते हैं, उसके बाद इसको हम रिमूव करवाते हैं, या दूसरे नंबर पे इसको हम सर्जिकली रिमूव करते हैं थ्रू एंडोस्कोप या ओपन करके। अच्छा, भी छोटा स्टोन जो होता है ना ये समटाइम्स यहाँ पे जाके लॉज हो जाता है, फंस जाता है। उसकी वजह से क्या होगा कि यूरिन जो है या तो फुली ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, तो किडनी जो है वो स्वेल करनी शुरू कर देगी, उसे हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। किडनी जो है वो स्वेल करके यूरिन एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया, हाइड्रोनेफ्रोसिस होनी शुरू होगी, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, मैसिव। या अगर रिस्ट्रिक्टिव फ्लो आ रहा है, थोड़ा सा फ्लो जा रहा है, थोड़ा सा बैकवर्ड जा रहा है, तो पेशेंट को पेन बहुत फील होती है। जब पेन फील होगी तो यहाँ पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगी इसको पास करने के लिए,
ये पास नहीं हो रहा, ये यहाँ फंसा हुआ है, पेरिस्टाल्सिस भी हो रही है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस भी हो रही हैं इसकी, और पेशेंट को सीवियर पेन स्टार्ट हो गई। इसको हम कहते हैं रीनल कॉलिक। क्या कहते हैं? रीनल कॉलिक। और अगर यूरिटर में है तो उसको हम कहते हैं यूरिटेरिक कॉलिक। ये लिखा हुआ है। ये बहुत सीवियर पेन है और पेशेंट जो है वो अ, हमारे पास पेन के अलावा नोजिया और वॉमिटिंग के साथ भी प्रेजेंट कर रहा होता है। तो इस पेन को रिमूव करने पेन को हटाने के लिए पेन किलर्स बहुत स्ट्रॉन्ग दी जाती हैं, जिसमें मॉर्फिन होती हैं, साथ एंटी एमेटिक्स भी दी जाती हैं ताकि वॉमिटिंग भी उसकी रुक जाए, और उसके अलावा स्मूथ मसल रिलैक्सेंट्स भी साथ दी जाती हैं ताकि वक्ती तौर पर पेशेंट हमारा स्टेबल हो जाए और उसको हम फिर फर्दर आगे हम प्रोसीड कर सके। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक्स। तो आई होप कि आप लोगों को काफ़ी अच्छी समझ आ गई होंगी।